जल्दी से बता देना आप लोग। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? कोई एक। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? मैम ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप। हाँ, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? अगर जो मैं निम्न बोलूँ ताप पर किसी भी मतलब किसी भी वस्तु का जैसे कि ज्वलन होता है मैम, हाँ, वो उसका ज्वलन उससे ताप ही ज्वलन कहलाता है। ताप। कोई भी पदार्थ उसका एक न्यूनतम ताप होता है जिस पे वो जलना शुरू हो जाता है। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु उसका एक न्यूनतम ताप होता है जिस पे अगर आग लगाओगे, उसको माचिस बाढ़ोगे तो आग लगना उसमें शुरू हो जाता है। वही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। हर चीज का ज्वलन ताप अलग-अलग होता है। ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? किसे कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ? बोलिए जल्दी। ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। अगर मैं बोलूँ कि इसको डिफाइन कीजिए, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? आपने जो अनन्या बोला, वो एग्जाम्पल हुआ बेटा, उदाहरण हुआ। मैंने पूछा जिस डेफिनेशन। पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो आसानी से आग पकड़ लेता है, वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो जलता है वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। और जैसे आप बता रहे हो न्यूनतम ताप होता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पेट्रोल वाले केस में, जो क्योंकि उन सब का जो टेम्परेचर होता है न्यूनतम होता है जिसकी वजह से वो आसानी से मैम आग पकड़ इसका लेता है। भी तो ज्वलनशील ताप न्यूनतम होता है, जिसकी हाँ, वजह से आग पकड़ लेता है मैम हर एक चीज का जल्दी। एक न्यूनतम ताप होता है जब उसमें आग लगना शुरू हो जाता है। बट जैसे बोला कि जिस पदार्थों का बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर तुरंत कोई सिगरेट पी के फेंक दिया उसकी वजह से भी आग लग जाता है, तो वो सब है एलपीजी, पेट्रोल, एल्कोहल, साथ साथ डीजल, ये सभी चीजें आसानी से आग पकड़ लेती हैं। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए, तत्व का नाम बताइए, जिसको हम लोग सोडियम में रखते हैं, क्योंकि अगर खाली सरफेस पे रखे तो आग पकड़ लेगा। मैम किरोसिन तेल। कैरोसिन, ठीक है। यहां तक हो गया था। एक बात बताओ, कोई एक आदमी अगर जल गया तो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और ऐसा क्यों करते हैं? अगर जो भी आप स्टेप उठाए वो क्यों उठाए बताओ तो। मैम कम्बल उड़ा सकते हैं ना, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं जा पाए वायु के प्रवाह को रोकने धरती तक। हाँ, ठीक है। क्योंकि जैसे उसको आप कंबल में लपेट देते हो, उसका जो शरीर है वो हवा के संपर्क से रुक जाता है और जलना बंद हो जाता है। इसलिए हम उसको कंबल या किसी ऐसे चीज से लपेट करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम लोग को शुरू करना है, हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। आप सबने देखा होगा जैसे कभी-कभी घरों में, दुकानों में, कारखानों में आग लग जाता है, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए ज़रूरी है, या वहाँ पे आप उस स्टेप उठा सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सभी को अग्नि जो सामक जो यंत्र आता है, अग्निशामक जो गाड़ी आती है, उसका टेलीफ़ोन नंबर एज़ अ कॉमन पीपल हम लोगों के पास उनका नंबर होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है। अगर हमारे साथ दुर्घटना हुई तब हम उसका हेल्प ले सकते हैं, या हमारे पड़ोसी इष्ट मित्र के साथ भी ऐसी दुर्घटना हुई तो हम उनको उस नंबर के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। हम सबको ये नंबर पता होना चाहिए। ये जाहिर सी बात, छोटी बात है। ये इंसान, इस बिल्डिंग में आग लगी है और ये अग्निशामक के फायरमैन है, ये आग बुझा रहे हैं। यहाँ पे देखो, क्या फायर ब्रिगेड स्टेशन है आपके शहर में? हम सबके शहर में होगा ये। क्या करती है आग लगने पे? वह जल डालती है आग पर। जल क्या करता है कि ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उसका ताप जो है उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। क्योंकि हर एक चीज का एक ज्वलन ताप होता है, पानी डाल के ही आप उसका जो टेम्परेचर है और कम कर देते हैं, जिससे वो जलना बंद हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। और जब पानी आप डालते हो तो देखोगे किसी जलती हुई लकड़ी पे पानी डालोगे जैसे, तो वो वहां से भाप जल्दी जल्दी निकलने लगता है जलवाष्प के रूप में। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, चारों ओर से घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। क्योंकि जलवाष्प जो आपका बनता है, जैसे कोई भी कोयले पे जल रहा है कोयला, पानी मारो तो तुरंत वहां से भाप निकलने लगेगा जो उसको चारों ओर से घेर लेगा, जिसकी वजह से हवा वहां तक, जो वायुमंडल की जो हवा है, डायरेक्ट नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि लकड़ी पे जो लोग खाना बनाते हैं वो पानी डाल देते हैं फिर आग बुझाते हैं। कोयले वाले लोग भी पानी डाल देते हैं फिर आग बुझाते हैं। इसका जस्ट ये रीजन है कि वहां पे जो भाप बनने लगता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक कंबल का काम करता है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। पहला क्या-क्या है ये आवश्यकताएं, याद रखिएगा आप लोग। ईंधन होना चाहिए, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, इस टाइप का ईंधन होना चाहिए। साथ-साथ हवा होनी चाहिए, यानी कि वायु के रूप में ऑक्सीजन, और ऊष्मा होनी चाहिए। ऊष्मा कहने का मतलब उसकी उतनी गर्मी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे टेम्परेचर उसको मिल जाए, उसका एक न्यूनतम टेम्परेचर, जिसकी वजह से वो आसानी से आग पकड़ ले। जैसे आप दोनों हथेलियों को जब रगड़ते हैं तो थोड़े देर तक रगड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब इसको ज्यादा देर तक रगड़ो, थोड़ा देर, तो आराम से देखो तो आपके हाथ में ही ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 2 पत्थर के टुकड़े लिए, थोड़ा तुमने रगड़ा तो चिंगारी नहीं निकलेगी, बट उसको थोड़े देर तक रगड़ो, चिंगारी जरूर निकलेगी, है ना? तो क्योंकि आपने वहां तक उतनी देर रगड़ा तो उसको उसका टेम्परेचर दे दिया रगड़ के, उसका वो न्यूनतम जो रिक्वायरमेंट था वो वहां तक आप उसको ले गए, जिसकी वजह से अब वो लगने लगता है और चिंगारी निकलती है।
तो ये चीजें जो है 3 चीजें हेल्प करती हैं आग लगाने में या दहन के काम में। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए ये 3 चीजें आवश्यक होती हैं, तभी तो वो आग पकड़ेगा ना। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटा करके आप आग को नियंत्रित भी कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आग लगा है तो वहां पे वायु का कंसल्ट रोक दो, वायु का संपर्क रोक दो। जैसे कि आदमी के चारों ओर हमने कंबल लपेट दिया, कोयला जो जल रहा था वहां पानी डाल दिया। एक चीजें आप वहां पे डाल करके एक इन तीनों में से एक चीज को आप जब बंद कर देंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगा। तो कंबल वाले केस में हमने हवा को रोक दिया, कोयले वाले केस में हमने पानी डाल के उसकी उष्मा को और ज्यादा प्रज्वलित होने से रोक दिया, जो भाप जा करके उसकी चारों ओर उसको घेर लिया और आग लगना ज्यादा बंद हो गया। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। कभी कभी जो आग बुझाते हैं कई बार क्या करते हैं कि हवा का संपर्क तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग बंद हो जाती है। तो बिल्डिंग में अगर आग लगी तो पानी डालना शुरू कर देते हैं। कई बार देखोगे हर एक अग्निशामक जो आता है वो अलग अलग टाइप से काम करता है। कहीं पे बालू डाला जाता है, क्यों? आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो क्या करता है, ताप को कम कर देता है या वायु का प्रवाह कम कर देता है, साथ साथ ईंधन का भी प्रवाह रोक देता है। अगर मान लो सिलेंडर से ईंधन निकल रहा है तो उसको सोचेगा कि उसको कम कर दे या उसको एकदम रोक दे। हवा से कहीं आग लगा हुआ है तो इंसान को जो लगा था तो हम लोगों ने उसको लपेट करके, सिलेंडर वगैरह में लगा रहता है तो उसका टेम्परेचर कम करके, यानी एकदम कम टेम्परेचर कर दीजिए, दोनों काम हो जाए। ध्यान दीजिए, अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। आप ईंधन को कब हटा पाएंगे? ऐसे केस में आप ईंधन हटा पाए थे ना, जैसे कि लकड़ी था, कोयला था, तो आसानी से आप उस ईंधन को हटा सकते हैं। लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल वाले चीजों में जो आग लगा है, गैस सिलेंडर में आग लगा है, उसको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाए तो पूरा जो मकान ही है वो पूरा ईंधन का काम करने लगता है, क्योंकि पूरे जगह पे आग लगने लगती है तो पूरा चीज ही ईंधन बन जाता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। जल का यूज जनरली हर चीज में आग अगर लग गया तो सबसे पहले पानी का यूज करते हैं, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब आग लगी हो लकड़ी या कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। ध्यान दीजिएगा, तभी काम करेगा जल जब लकड़ी में आग लगी हो या लकड़ी से बनी हुई किसी ऐसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरण में आग लगा हो, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा हो, तो वहां पानी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पानी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यदि 1 मिनट, कुचालक होता है, क्या होता है आपको पता चल जाएगा। सुचालक होता है। सुचालक होता है, जी हाँ ठीक है, सही है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है। जैसे अगर किसी भी चीज में अगर आग लग गया है, इस तरीके के शॉर्ट सर्किट वाली घटना होने की वजह से उपकरण में आग लग गया है, तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, इसलिए वो सुचालक होता है, ना कि कुचालक। मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग ये चीज निकल गया था। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज में, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज में आग लग जाए, उसको आप पानी अगर दोगे तो वो क्या करेगा, वो उस पर अफेक्ट नहीं डालेगा। लकड़ी वाले केस में पानी बुझा देता है, लेकिन पूरा इलेक्ट्रिक वाले में लगा हो तो वो और आपको पानी के संपर्क में आकर के पानी में से भी इलेक्ट्रिक प्रवाह होने लगेगा, और उसका करंट जो है, आप अगर पानी फेंक रहे हैं तो वो पानी के थ्रू आपके पास तक आ जाएगा, जिसकी वजह से दुर्घटना और ज्यादा घटित हो सकती है और आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रह सकता है। क्योंकि पानी क्या करता है, अपने से इलेक्ट्रिक को सप्लाई करता है, इसलिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुना होगा, हम लोग जल से विद्युत का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये जल का सुचालक है या चालक भी आप बोल सकते हो। हाँ, और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। अगर आप जल से बुझा रहे हैं, इलेक्ट्रिक उपकरणों में जो आग लगी हो और जल से आप बुझा रहे हैं, तो आग बुझाने वाले को भी उससे हानि होती है। अगर मैं बुझा रही हूँ तो मुझे भी उससे इलेक्ट्रिक शॉक का डर रहेगा। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है। तेल में आग लगा है तब भी आप जो है ना बुझा नहीं पाएंगे पानी से, या पेट्रोल में आग लगा है तो। यदि आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है जल का जो घनत्व होता है तेल की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसी कारण से, और तेल हल्का होता है, तेल का डेंसिटी हल्का होता है, इसी वजह से जल में आप एक बूंद तेल डाल के देखेंगे तो तेल ऊपर तैरता रहेगा, जबकि जल अपने पूरे अस्तित्व में फैला रहेगा। तो क्या होता है, अगर आप पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार के किसी भी जगह पे तेल, अगर तेल वाली चीजों पे आग लगी है, अगर आप वहां पानी डालते हैं तो पानी नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो यानी कि उस तेल वाले चीज से पानी का कोई संपर्क नहीं होता, किसी प्रकार से जाकर के उसका सप्लाई नहीं रोकता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। यानी कि अगर तेल वाली चीजों में आग लगी है तो उस घटना को, उस आग को बुझाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना पड़ेगा, ना कि जल का। क्यों? अगर आप जल यूज करेंगे तो जल तली में जाके नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर में ईंधन के रूप में जलता रहेगा। तो याद रखना, लकड़ी और लकड़ी वाली चीजों में जब आग लगती है तो आप पानी का यूज करते हैं, तेल वाली चीजों में आग लगेगी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। अलग अलग चीजों पे अलग अलग चीजों का अप्लाई होगा अग्निशामक के रूप में।
ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। ऑक्सीजन जो कि पानी में उपस्थित होता है, और ऑक्सीजन से कौन भारी है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वेटेड है, ज्यादा भारी है। तो ये जो तेल वाली चीजों पे जो आग लगा रहता है उसको कवर कर लेता है कंबल की तरह। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। जैसे पेट्रोल या तेल में आग लगी है तो हवा का संपर्क तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रकार आग पे नियंत्रण पा लिया जाता है। किस तरह की आग पे? तेल या पेट्रोल वाली आग पे। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। कार्बन डाइऑक्साइड का यह प्लस पॉइंट है कि कहीं भी इस तरह की इलेक्ट्रिक चीजें लगी हैं, कोई भी आपने उपकरण लगा रखे हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहां से मिलती है? उच्च दाब पर हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, या लिक्विड के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है, लिक्विड फॉर्म में। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने ये अभी लाइन पढ़ा कि उच्च दाब पर आप द्रव्य के रूप में यानी लिक्विड के रूप में आप कार्बन डाइऑक्साइड को भर के रखते हैं, और जैसे आप सिलेंडर से छोड़ते हो उसको आग बुझाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैल जाती है, यानी कि थोड़ा अमाउंट भी लोगे तो ये बहुत फैलेगी और बहुत ठंडी हो जाती है। अगर आप एक चीज याद रखिएगा, आप जब बोतल खोलते हैं, कोको कोला वाला बोतल खोलते हैं, तो उसमें से झाग जैसा कुछ तेजी से निकलता है ना? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसे आपने उसका ढक्कन अनकवर किया, उसको खोला, तुरंत बुलबुला बाहर निकलना शुरू, और बहुत सारा तो नीचे भी गिर जाता है ना? होता है ना? जी मैम, और ठंडा कर देता है। हाँ, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और यही काम यहाँ भी किया जाता है। और वो ठंडी रहती है, ठंडी हो जाती है पूरी, और ज्यादा कवर कर लेता है एरिया को, जिसकी वजह से इसका यूज यहाँ किया गया। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है, बल्कि ईंधन का जो ताप है उसको भी नीचे ले आती है। मान लो डीजल का जो न्यूनतम ज्वलन ताप कुछ था, उससे भी उसका टेम्परेचर और कम कर दी, उससे कम ताप पे तो वो जलेगी ही नहीं, ज्यादा पे तो खैर कोई बात ही नहीं है। जब इसका मान लो ईंधन जो पेट्रोल है उसका रिक्वायरमेंट है 2 डिग्री सेल्सियस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, उसको 1 पे ले आएगी, तो अब डीजल जलना बंद हो जाएगा, पेट्रोल जलना बंद हो जाएगा। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। तो आपने अग्निशामक के रूप में ना सिर्फ जल का यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया एज अ लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका होता है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का उचित मात्रा में छिड़काव करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जहां पे आग लगी है, तो वहां पे आप सोडियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर है, इस तरह के केमिकल, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। हमारे आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है पोटेशियम, आफ्टर दैट सोडियम। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों जो अभी आप देख रहे हो कंपाउंड, उनका यूज, उनके पाउडर का यूज आप आग बुझाने में कर सकते हैं, उस पाउडर को छिड़क करके। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे आप इसको छिड़कते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है जो आग को बुझा देती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है और चीजों को ये ठंडा कर देता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। दहन का प्रकार। दहन, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के नीचे लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न करना है किसी बड़े की हेल्प से। गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए, आप चालू कर दीजिए। हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है। जब आप एक जलती हुई माचिस को लाते हैं गैस के पास, उसके चूल्हे के मुंह के पास, और उसका जो बर्नर है वो ऑन कर देते हैं, तुरंत आग लग जाती है, मतलब आपका गैस स्टोव जलने लगता है। तथा ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है। गैस के सेंस में तो हम सब देखे हैं। इस प्रकार का दहन जो है तीव्र दहन कहलाता है। कहने का मतलब तेजी से यहाँ पे आपका जो है ना दहन होने लगा आपके ईंधन का। जैसे आपने माचिस जलाई और बर्नर ऑन किया, तुरंत इंस्टेंट विदिन अ सेकेंड यहाँ पे तुरंत ईंधन का दहन शुरू हो गया। दैट इज कॉल्ड तीव्र दहन। तेजी से, तीव्र का मतलब तेज, बहुत तेजी से दहन होना शुरू हो गया। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर ही वायु में जल उठते हैं। फास्फोरस क्या होता है कि कमरे के ताप पर ही ये वायु में जल उठता है, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं बेटा? पानी में रखते हैं। पानी में रखते हैं, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जलने लगता है, हवा से रिएक्ट करता है ना, बिकॉज इट इज अ केमिकल, वो तुरंत हवा से रिएक्ट करेगा और जलने लगेगा। इसलिए बोला जाता है कि कमरे के ताप पे वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जैसे फास्फोरस जलता है, जिसमें पदार्थ बिना किसी कारण के, उसको ईंधन भी आपने नहीं दिया, उसमें माचिस भी नहीं लगाई, वो स्वतः ही जलने लगता है, अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे स्वतः दहन कहते हैं, या कहलाता है उस टाइप का जो ईंधन है।
स्वतः का मतलब होता है सेल्फ, खुद से ही जल उठना। तो ऐसे आस पड़ोस में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे साइंस में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे तत्व हैं जिनको आप किसी भी तरीके का, एक तरीके की क्या बोलो कि ईंधन की सप्लाई नहीं किए, फिर भी वो स्वतः ही वायुमंडल में जलने लगते हैं। वो स्वतः दहन कहलाता है। कोयले की खानों में भी आप इस तरीके का चीज सुने होंगे। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड भी आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे, क्योंकि रबर खाते खाते क्या होता है ना, एक अपना उनका जो रिक्वायरमेंट है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, वहां तक वो पहुंच जाते हैं एक दूसरे से रब करते करते। तो जाहिर सी बात है, चिंगारी उठी, और छोटे चीज में जब तुरंत लिप्स में पत्तों में आग लगाना आसान होता है, तुरंत लिप्स में पकड़ा और फिर शुरू हो गया पूरा जंगल का जलना। कभी कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं इस तरीके की घटनाएं कि बिजली गिर गई आपके जंगल में तो भी आग लग गया। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ही लगता है। जंगल में यदि आप पिकनिक पे गए, शिविर में गए और आपने खाना बनाया या इस तरह का किसी तरीके का कैंप फायर किया, बहुत लोग इकट्ठा होकर, देखोगे फिल्मों में देखा होगा कि वहां पे कैंप फायर करते हैं, गाना गाते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, तो वो आग बुझाना भूल जाते हैं। या कई बार आग जलता रहता है तो उसकी जो चिंगारियां हैं वो उड़ करके जंगलों में चली जाती है, जिसकी वजह से, छोटी सी घटना की वजह से, लापरवाही की वजह से आग पूरी के पूरे जंगल में लग जाता है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब हम पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होता है। आप सबने पटाखे जलाए होंगे। मैं अब ये मत बोला कि किसी ने नहीं जलाए, मैं बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली हूं, तो कुछ ना कुछ पटाखे आपने जरूर जलाए होंगे या देखा भी होगा। तो पटाखा जब जलता है तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के साथ साथ देखोगे लाइट भी निकलेगा, जिसको फुलझड़ी बोलते हैं। तो उसको जलाओगे तो गर्मी तो मिलेगी, साथ साथ लाइट भी मिलेगा, और हाइड्रोजन बम, ये सब जो बम सुनते हो, वो आवाज भी निकालते हैं। अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, हम सब ने देखा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना, दीपावली के दिन आप छत पे जाना और आकाश को देखना। इतने पटाखे जलने की वजह से आकाश का जो रंग है वो काला हो जाता है, क्योंकि पटाखे क्या करते हैं, गैस को रिलीज करते हैं, गैस निकालते हैं, और जिससे एनवायरमेंट काला हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी भी तरीके का ध्वनि निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, तो उसको विस्फोट अभिक्रिया कहते हैं। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। कई कई बार अगर आप लगातार पटाखा अगर रखा है, बार बार प्रेशर बढ़ रहा है, उस पर दबाव पड़ रहा है, तो भी वो खुद से भी बहुत बार ब्लास्ट हो जाता है जो पटाखा है। ज्वाला, एलपीजी ज्वाला का परीक्षण कीजिए। हम सबके घर में एलपीजी सिलेंडर है, आप देखिएगा। क्या ज्वाला का रंग बता सकते हैं? क्या मोमबत्ती की ज्वाला का रंग बता सकते हैं? आपने मैग्नीशियम के रिबर को बताया था, उसका रंग कैसा था? आप सबको इतना तो पता होगा। दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थों के नाम बोले हैं, लिखे गए यहाँ पे, जो ज्वाला देता है और या ज्वाला नहीं देता है। उसको आपको यहाँ पे दोनों को डिफरेंशिएट करना है। मैग्नीशियम जलता है तो क्या ज्वाला देता है? ज्वाला का मतलब जो आग रोशनी होती है, लपटे, वो देता है। कपूर देता है, यस, ये भी देता है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव, ये देता है, भी देता है। देता है। जो नहीं देता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है कि नहीं देता है, ठीक है। लकड़ी का कोयला नहीं देता है। लकड़ी का कोयला नहीं देता, हाँ ठीक है, वो नहीं देता है। यहाँ पे देखिए, मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग, ये ब्लू रहता है, जबकि ये पीला रहता है। ये अलग अलग चीज है, उसकी ज्वालाएं हैं। ज्वाला की संरचना, एक मोमबत्ती जलाइए, एक कांच की 4 या 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती के ऊपर रखना है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। आकस्मिक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। अदीप्त क्षेत्र का मतलब यहाँ पे जब आप रखे ऊपर वाले पार्ट पे, तो क्या होता है कि कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाई। तिल्ली लाओगे तो क्या होगा? क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? क्यों होती है? जब आप इसको पकड़े हो, संडासी से इसको पकड़े हो और इसको ऊपर रखे हो, और एक बार तिल्ली को यहां रख दोगे मान लो, तो धीरे धीरे आपको क्यों लगता है कि आपकी माचिस में आग पकड़ा? क्या वहां कुछ समय के बाद ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का जो मोम जल पिघल जाता है। हम लोगों ने इस तरीके का पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था कि मोम के पास का जो है ना, यहाँ पे रखोगे मोम तो वो जल्दी पिघल जाएगा, और यहाँ का मोम भी धीरे धीरे पिघलना शुरू होगा, क्योंकि ये गर्म होते होते उष्मा जो है धीरे धीरे दूसरे अपने एरियाज में फैलने लगता है, जहां पे उष्मा नहीं होती है। जैसे हम एक बर्तन चढ़ाते हैं गैस पे और पानी गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी पहले पेंदी गर्म होती है, फिर पानी, और तुरंत थोड़ी देर के बाद उसका बर्तन पूरा गर्म हो जाता है, और आपने ढक्कन रखा है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो सेम थ्योरी वहां पे भी अप्लाई हो रही है और यहाँ पे भी। कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। आप जब पकड़ोगे, यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। आप सबने देखा होगा, हम लोग यहाँ एक फेस्टिवल मनाते हैं, भैया दूज मनाते हैं आई थिंक, जिसमें जो औरतें हैं, या सबको पता होगा आप लोगों को। एक अच्छा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जब कभी भी लैंप जलाते हो तो लैंप जलने के बाद वहां पे काला काला हो जाता है। जैसे मान लो यही काला काला हुआ ना,
हुआ ना काला काला जलने के यस बाद। मैम। तो ये काला काला क्या यस है, मैम। वो कार्बन का बिना जला हुआ छोटा छोटा पार्ट है, जिसकी वजह से ये काला हो जाता है। और इसी तरीके से पहले के समय में बच्चों के लिए काजल बनाया जाता था। माताएं जो घर की महिलाएं हैं वो चम्मच में देखो, किसी चीज पे देखो, तेल लगा करके काजल बना लिया करती थी खुद से, है ना, है ना। जी मैम। यस यस हाँ, मैम। नहीं पता है तो अपनी मम्मी से पूछना, वो बता देंगी। तो इस तरीके का जो जला हुआ पार्ट काला काला लग रहा है वो क्या है, कार्बन का बिना जला हुआ जो कार्बन का कण है, उसका पार्टिकल है, वही है जो जमा हो गया है बिना जला हुआ। क्योंकि अगर कार्बन पूरी तरीके से जलने लगेगा तो कभी भी अपने से काला जो कालिख जिसको बोलते हैं नहीं रिलीज करेगा। ठीक है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। कहने का मतलब, अदीप्त क्षेत्र का मतलब जहां पे वो नहीं ज्यादा जलता है, जहां पे उसकी लपटें नहीं दिख रही है, वहां पे आपको पकड़ना है। यहाँ पे देखिए, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब, जब आप कुछ जला रहे हैं तो कुछ पदार्थ ऐसा है जो वाष्पित होता है, जो थोड़ा थोड़ा पानी एक तरीके से रिलीज करने लगता है, भाप बनने लगता है, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। जब ये ऊपर उठते हैं तो वाष्पित होकर के ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। क्योंकि लकड़ी क्यों ज्वाला नहीं देती है, क्योंकि उसमें वाष्पन की उस तरीके की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण से वो उस तरीके का जो है ना कोयला इस तरीके का ज्वाला नहीं उत्पन्न करता है, क्योंकि वहां पे वाष्पन नहीं होती है। याद रखिएगा इस चीज को। एक्टिविटीज 4.5 में, क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला के उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जाहिर सी बात है कि उसका जो वाष्प उत्पन्न होगा जो ज्वाला को उत्पन्न करेगा। जो मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए और उसे संडासी से 10 सेकंड तक पकड़ना है, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? ध्यान दीजिए कि तार का जो, एक मिनट, आप देखिए यहाँ पे एक तार का पार्ट है, आप इसको यहाँ पे गर्म कर रहे हैं और ये पार्ट को आपने एक संडासी से पकड़ा है। इसका रीजन क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये गर्म होते होते इसकी ऊष्मा यहाँ तक आ जाएगी, आपको पता है, इसलिए हमने इसे संडासी से पकड़ा है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। लाल रंग का जो है ना पार्ट में, वो देखोगे कई बार लोग लोहा को जलाते हैं या गर्म करते हैं, तो जब उसको गर्म करते हैं तो लाल रंग का लोहा दिखने लगता है। उस यही वजह है कि कुछ भाग जो बाहर है धीरे धीरे जलते जलते क्या होता है, इसकी ऊष्मा क्योंकि इसको यहां तक पहुंचाती रहती है, ये पूरा लाल दिखने लगता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? अदीप्त क्षेत्र का मतलब हो गया ये ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा दीप्त क्षेत्र कहलाएगा। इस तरीके का आप बुक में जाके देखिएगा, आपको बता देगा, या मेरे पास है, मैं फोटो क्लिक करके आपको भेजती हूँ। तो अदीप्त क्षेत्र का जो ताप है वो बहुत अधिक होता है कंपेयर टू इस पार्ट की अपेक्षा। ऊपर में ज्यादा आग लगती है नीचे की अपेक्षा। दैट इज द नॉन लुमिनस जोन, और ये लुमिनस जोन है जो कि आपको दहन दिखा रहा है। इसकी अपेक्षा ऊपर का जो पार्ट है वो ज्यादा गर्म होता है। पानी में हाथ, गर्म पानी में हाथ डुबाने से चाय जो आपका हाथ है वो उतना नहीं तेजी से जलेगा जितना भाप से लेकिन आपका हाथ जलता है। जी, ठीक है, तो सेम प्रक्रिया होती है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। कौन सा भाग? याद रखिएगा, अदीप्त भाग सबसे ज्यादा ताप उत्पन्न करता है, यानी वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकता है। आप लोग देखे होंगे कि ऊपर वाले ये आ गया, दिखा देते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या करता है, फूकता है, ना कि नीचे वाले पार्ट को। सबसे गर्म का जो पार्ट है वो नीचे रहता है, धीरे धीरे उससे उससे कम गर्म, ये है सबसे कम। ये आपकी कैंडल है, मोमबत्ती है, जल रही है, ये पिघलना शुरू कर दिया है। ध्यान से देखिएगा, नीचे का जो पार्ट है जो इसके टिप के पास होता है, इसके माउथ के पास, वो सबसे कम गर्म होता है। उससे ऊपर कम गर्म होता है, यानी कि बहुत लोएस्ट है, लोअर है, और ये फिर हाई के मार्क पे पहुंचा है। हाई, हायर, हाईएस्ट, ऐसा पढ़े होंगे। तो सबसे ज्यादा ये गर्म पार्ट होता है क्योंकि पूर्ण दहन वही होता है। आगे देखिए, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखोगे ध्यान से तो। और ये जो भाग है बीच का भाग, आंशिक दहन वाला भाग होता है, यानी कि इसका एक तरीके से बीच में दहन होता है। आंशिक मतलब पूरी तरीके से नहीं जलता है और थोड़ा जलता है, तो आंशिक दहन होता है, यानी कि पूरा दहन नहीं होता है। तो ये मिडिल पार्ट है, जो बीच वाला भाग है, उसी का आंशिक दहन होता है। और सबसे बाहर का जो भाग होता है वो नीला होता है। आप लोग देखोगे जब जलेगा तो नीला लाइट निकालता है। नीला जलने का मतलब है कि उस ईंधन का पूरी तरीके से दहन हो रहा है। तो पूरा दहन वो उस पार्ट का होता है जो नीली रोशनी दिखाता है। यहां तक तो समझ गए। आप घरों में जब एलपीजी जलाते हो, जब खाना बनाते हो, तो एलपीजी को क्यों एक अच्छा ईंधन माना जाता है? बिकॉज जब वो जलता है तो आपकी बर्तन में कालिख नहीं लगती है, कार्बन ज्यादा उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब है कि एलपीजी अपने छोटे अमाउंट तक को पूरी अच्छी तरीके से जला रहा है, साथ साथ कार्बन नहीं निकल रहा है, और वो अच्छा ईंधन का एक क्लीन एनर्जी है। इसकी वजह से उसका पूर्ण दहन हो रहा है और नीला दिखता है।
इसके लिए हम उसका यूज ईंधन के रूप में करते हैं। बस साथ साथ हर एक चीज का कुछ अच्छाई है तो बुराई भी होता है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है अगर आप उसको सावधानी से यूज नहीं करते हैं तो। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को दिक्कत है? क्लियर है मैम? ठीक है। नहीं मैम। ये मोमबत्ती की ज्वाला का विभिन्न क्षेत्र है, एक बार अगर ध्यान से देखिएगा आराम से समझ में आएगा। तो क्या करता है यहाँ पे जो ये ज्वाला के सबसे भारी भाग का उपयोग करता है, देखा है मैंने, एक दो है मेरे रिलेटिव तो जैसे जैसे वो क्या करते हैं ना, उनके पास एक पाइप आती है, वो मुड़ी रहती है, तो इस भाग पे फूकते हैं और यहाँ से जो इसका पार्ट है उनके सोना या चांदी पे जाता है, जिसको पिघलाते हैं या कुछ भी करते हैं मान लो, तो वहां पे तो उस सबसे बाहरी भाग को फूकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा गर्म होता है। देखिएगा यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे ये जल रहा है, ये फूक रहे हैं, तो इसके बाहरी भाग पे फूकते हैं। यहाँ पे तो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये फूकेंगे तो उसके सोने या चांदी पे आ जाएगा। ईंधन क्या है? याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जैसे कि लकड़ी, कास्ट कोयला सॉरी, यहां बाद में आते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके ईंधन के सोर्स है वही आपका ईंधन कहलाता है। ये सब क्या करते हैं? आग लगाने का काम करते हैं, ईंधन के रूप में यूज किए जाते हैं। अच्छा ईंधन वह होता है जो आसानी से आपको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, साथ साथ सस्ता हो और वायु में समान दर से सुगमता पूर्वक जलता हो। वायु में आसानी से, अगर आप उसको बहुत ज्यादा मेहनत ना करें, जैसे लकड़ी के केस में बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि छठों में जब खाना बनता है तो जनरली लकड़ी पे ही बनता है, वो मतलब जो भी बनता हो, ठेकुआ वगैरह जो भी प्रसाद बनता, तो देखा है मैंने कि मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा आसानी से आग नहीं लगता। तो इसका मतलब लकड़ी एक अच्छा तुरंत, एक तो मान लो उपलब्ध हो भी गया तो सुगमता पूर्वक वो नहीं जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यानी कि हीट ज्यादा निकालता हो। पहला तो आसानी से मिल जाए आपको, साथ साथ सुविधा भी हो, साथ साथ एक मिनिमम टेम्परेचर पे आसानी से सुगमता पूर्वक जले, साथ साथ क्या हो कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ताकि कम मात्रा में भी आप यूज करके ज्यादा एनर्जी बना ले और ज्यादा काम अपना कर सके। यह जलने के उपरांत कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं निकालता हो, जैसे कार्बन, तो कार्बन वगैरह निकलता है तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो वैसा नहीं कुछ निकलना चाहिए। एलपीजी इज द मोस्ट, एक तरीके से प्रॉफिटेबल ईंधन बोल सकते हो आप। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा आपको इस तरीके का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिससे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। आपको इस तरीके का जो भी आपने ऊपर में प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्वालिटी पढ़ा है, वैसा ईंधन अगर आपको मिल जाए तो उसको आप आइडियल नहीं बोलेंगे, आइडियल इंसान ही बोलेंगे। एक इंसान जो सब चीजों से परिपूर्ण हो, सारी अच्छाइयां उसमें हो, तो उसको आप तो आइडियल बोलोगे ना। तो इसी तरह आइडियल ईंधन भी होता है। समझाने के लिए बता रही हूँ, हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। मतलब ये सारी चीजें वो पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ कमियां हो, ठीक है, लेकिन आपकी अधिकांश जरूरतें पूरी कर दे। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है, हर एक ईंधन का रेट अलग अलग होता है, आप सबको पता है। पेट्रोल का अलग है, डीजल का अलग है, एलपीजी का अलग है, केरोसिन का अलग है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा में सस्ते होते हैं, बट कुछ सस्ते भी होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित है उनकी सूची, ठोस द्रव गैस, इनके बारे में नीचे में बताना है आपको। ईंधन की दक्षता क्या होती है? दक्षता का मतलब एक तरीके से उसका इफिशियंसी, कि कितनी कम मात्रा में कितना जल रहा है। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे और इसका क्या कारण है? यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया गया, उपले, कोयला और एलपीजी। आप किसको चुनेंगे और क्यों? एलपीजी को, क्योंकि मैम ये जो कोयला होता है ना, ज्यादा ये निकालता है धुआं, जिसकी वजह से गैस फैलती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है मैम। ये कहीं ना कहीं आसानी से जल जाएगा, इससे कुछ हानिकारक चीजें नहीं मिलेंगी और साथ साथ रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से जल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा और अधिक से अधिक उष्मा भी निकालेगा। तो आप इसके लिए अपने हेल्प ले सकते हैं किसी टीचर की, मेरे से भी पूछ सकते हो। क्या ईंधन बराबर मात्रा में उष्मा उत्पन्न करते हैं? नहीं। सबका एक, पहले तो सबका टेम्परेचर, न्यूनतम टेम्परेचर अलग है। गोबर के उपले जलाने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, कोयला जलाने के लिए अलग, एलपीजी जलाने के लिए अलग। साथ साथ इसमें इससे जो उष्मा निकलेगा उसकी मात्रा भी अलग है, इसकी उष्मा अलग है, इसकी उष्मा अलग है। सही है ना? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका उष्मीय मान कहलाती है। यानी 1 किलोग्राम को आप जला रहे हो तो कितना उष्मा ऊर्जा निकला, वही उसका उष्मीय मान कहलाता है। जब इन 3 दिए हुए चीजों में कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि एलपीजी को हम अगर 1 किलोग्राम जला रहे हैं तो वो दोनों की अपेक्षा, कोयला और उपला की अपेक्षा ज्यादा उष्मा ऊर्जा निकालेगी। ईंधन के उष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के उष्मीय मान 4.4 में दिए गए हैं। हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि जो कोई भी ईंधन है, मान लीजिए कोई भी ईंधन है, उसके 1 किलोग्राम को हम जलाते हैं तो उसके पूर्ण दहन से जो उष्मा प्राप्त होती है वही उसका उष्मीय मान कहलाती है।
ईंधन के ऊष्मीय मान को हम हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट बना रखे हैं, एक इकाई बना रखे हैं। उसी तरह ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो जूल का मतलब आप इसका जो ऊष्मीय मान का जो मात्रक है ये है किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम को जलाने पे कितना किलो जूल आपका एनर्जी निकला है। उष्मा का मात्रक है किलो जूल और आपने 1 किलो जलाया है तो वही प्रति किलो जूल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ईंधन के प्रारूप बताए गए हैं, उसको बताना है कि ठोस है, द्रव है या गैस है। ये काम आसानी से आप लोग कर लेंगे। और बहुत सारा जो जी बोलिए मैम, अगर 1 किलोग्राम से कम मतलब जलाएंगे किसी भी ईंधन को तो उसमें मान नहीं निकलेगा। हर एक आप जितना जलाओ, आपका माने मान लो आपके पास एलपीजी सिलेंडर है तो आप अगर आप पानी बॉयल करना चाहते हो तो उसके लिए तो कम ही जलाओगे, आप खाना बनाओगे तो उसके लिए ज्यादा जलाओगे, तो जितना भी जलाओगे तो कुछ ना कुछ तो ऊष्मा बेटा उत्पन्न होगा ना, होगा। लेकिन वहां क्या लिखा है कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, वो अदर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। तो कोई भी ईंधन हो, चाहे 1 किलोग्राम 1 किलो आप कोयला जला रहे हो तो जितना ऊष्मा निकला तो वही उसका ऊष्मीय मान हो गया। मान लो 1 किलो कोयला जलाने पे 3.2 आपको किलो जूल एनर्जी मिल रहा है। 1 केजी आप एलपीजी सिलेंडर की गैस जलाए तो आपको 5.2 या 5 मान लो किलो जूल आपको एनर्जी मिल रहा है। तो सबका अलग अलग है। तो 1 केजी जलाने पे आप तीनों चीजों का नाम दिया ना मैंने यहाँ पे, तीनों को जब आप 1 केजी ले लोगे और 1 केजी जलाओगे तो सबका ऊष्मा अलग अलग निकलेगा ना। तो जाहिर सी बात है अगर फिर थोड़ा थोड़ा जलाओगे तो थोड़ा उसके कंपेयर में तो कम ही मिलेगा, है ना। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा जलाओगे तो थोड़ा नहीं जलेगा। एलपीजी सिलेंडर अभी ऑन करो, देखो स्टोव को ऑन करके जलता है कि नहीं। चाय भी बना लेते हैं, इसलिए तो हम उसको आवश्यकता के अनुसार अपनी चीजों के हिसाब से 2 मिनट के लिए भी जला सकते हैं। एक माचिस जलानी है, एक मोमबत्ती जलानी है, तभी आप उसको जला सकते हो। लंबा खाना बनाना है, बहुत पार्टी आयोजन करना, फिर भी आप उसको जला सकते हो। लेकिन कोयले में ऐसे क्या है कि कोयला में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आपको चाय बनाना है तो कोयला को उतना जलाने में ही टाइम लग जाएगा और जलने पे उतना उष्मा भी नहीं देगा। तो हर एक चीजों का जो ऊष्मीय मान है किलो जूल, हर एक केजी को जलाने पे कितना उष्मा निकल रहा है उसको यहाँ दिखाया गया विभिन्न ईंधनों का उष्मीय मान। यानी 1 केजी कोयला जलाओगे, एक प्रति केजी लिखा है ना, उष्मीय मान किलो जूल प्रति बोलेंगे केजी, यानी 1 केजी आप कोयले का गोबर का जो उपला जलाओगे तो 6000 से 8000 किलो जूल उष्मा मिलेगा। लकड़ी 1 केजी जलाओगे तो 1700 से 2200 आपको किलो जूल एनर्जी मिलेगा। कोयला जलाओगे तो 1 केजी कोयला जलाने पे 25000 से लेके 33000 तक किलो जूल आपको उष्मा मिलेगा। पेट्रोल जलाने पे 1 केजी पेट्रोल जलाने पे क्या होगा कि आपका 45000 जो उस किलो जूल एनर्जी मिलेगा। मिट्टी का तेल भी सेम ही है, डीजल का भी सेम है। मीथेन गैस जला रहे हो तो 1 केजी मीथेन जलाने पे 50000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। सीएनजी का भी सेम है। एलपीजी का देखो, एलपीजी जो सिलेंडर है हमारे घरों में उसका क्या है कि एक केजी अगर आप एलपीजी सिलेंडर भरा के लाते हो और तो वो 55,000 किलो जूल एनर्जी देगा। अभी तक तो जितना हमने पढ़ा उसके कंपेयर में ये वाला ज्यादा आ रहा है। आगे देखते हैं। बायोगैस अगर आप खुद से बनाए हो या बायोगैस जिस तरह से आपको मिल जा रहा है तो 1 केजी जलाने पे 35,000 से लेके 40,000 तक आपको किलो जूल एनर्जी मिलेगा। लेकिन हाइड्रोजन 1 केजी अगर आप जलाओगे तो ये क्या है, 1 लाख ही है ना, 2 लाख है, 1,50,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगा। तो हाइड्रोजन का यूज जनरली ईंधन में नहीं किया जाता है, इसलिए अभी हम नहीं कर रहे हैं वर्तमान समय में, इसलिए इसको हम भविष्य का ईंधन बोल रहे हैं, भविष्य का ईंधन। क्योंकि आने वाले समय में जब सारी चीजें आप खत्म कर दोगे तो आपके जो फ्यूचर के लिए ये हाइड्रोजन ईंधन के रूप में काम करेगा। क्योंकि देखो इसकी जो इफिशियंसी है कितनी ज्यादा है, इन सब में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का इफिशियंसी है। और अभी तक ऊपर में जितना पढ़े हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसमें आप एलपीजी की दक्षता देखिए। दक्षता का मतलब है कि एक घंटा मैंने तुमको दिया, अनन्या को दिया, सपना को दिया, तो 1 घंटे में सपना ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए, अनन्या ने 10 चैप्टर कंप्लीट किए, मसरूफा ने 11 चैप्टर कंप्लीट किए। तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा है? मसरूफा की ज्यादा है, उसकी कम है अनन्या की, और सपना की कम हो गई। इसके अपोजिट भी आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी, उसकी दक्षता कितनी है ना, कितना जल्दी कौन काम करता है। तो यहाँ पे देखो एलपीजी का अगर हाइड्रोजन को हटा लो तो इफिशियंसी ज्यादा अच्छी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन आवर हाउस। ये हम अपने घरों में भी यूज कर लेते हैं, है ना, समझ में आया। माइंड मैंने बस एग्जाम्पल दिया था, ठीक है बच्चा। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। कुछ ना कुछ जलाओगे तो कुछ हानिकारक चीजें तो मिलेंगी ही, इतना निश्चित है। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कल छोड़ते हैं क्योंकि कालिक उत्पन्न होती है। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, जो हमारे लिए अस्थमा, दमा और जो सांस का जो ये प्रॉब्लम है आजकल क्यों हो रहा है, क्योंकि इतनी चीजें जल रही हैं, इतना व्हीकल्स जला रहे हैं, उससे भी कोई हानिकारक चीजें निकल रही है जो हमारे लिए बीमारियां उत्पन्न कर रहा है। इसके आगे ऊपर में देख लेते, फिर हम नीचे यहाँ पे चले जाते हैं।
यहाँ दूसरा देखिएगा, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, यानी पूरा दहन हो जाएगा तो कालिक ही नहीं निकलेगी। अपूर्ण दहन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, जो कि एक विषैली दम घोटने वाली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है सोए हुए सभी व्यक्तियों को मार सकती है। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोए जिसमें जलती या सुलगते कोयले की आग हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। हमारा विश्व गर्म होने लगता है और जो एक अंटार्कटिका में जो बर्फ है वो भी पिघलना शुरू कर देता है। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये अत्यंत दमघोटू और संचारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड को छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे एसिड रेन के लिए कौन से चीजें जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलोगे और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी इन दोनों का जो ऑक्साइड है वो आपको एक तरीके से किसमें हेल्प करता है, एसिड रेन कराने में, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। इसका एक एग्जांपल तो आप देख रहे हो कि ताजमहल का कलर कैसा हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन उसका कलर चेंज हो रहा है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत कम मात्रा में करती है। सीएनजी को इसलिए हम स्वच्छ ईंधन कहते हैं। यहाँ भी पढ़ लेते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू ईंधन और औद्योगिक ईंधन के रूप में होता रहा है, हम सब जान रहे हैं। पुराने समय में लोग कहाँ से एलपीजी सिलेंडर यूज करते थे, लकड़ी जला के खाना बनाते थे। मेरे तो गांव में यही लकड़ी पे ही मैंने देखा खाना बनाते हुए, कुछ भी बनाना है तो लकड़ी पे ही बनाते थे। परंतु अब इसका स्थान कोयले, एलपीजी गैसों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ियों का ही यूज होता है। आज भी हमारी बहुत सारी आबादी है भारत की जो लकड़ी पे ही डिपेंड है खाना बनाने के लिए, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता भी है। क्योंकि एलपीजी सिलेंडर जिसको खरीदने की कैपेसिटी नहीं है 1500 पर मंथ, आप सपोज करो कि गरीब बेचारा कहां से खरीदेगा, पर उसकी तो आमदनी है 1500 पर मंथ, क्या करेगा, ईंधन खरीदेगा कि खाएगा? समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो आप लोग बात को? यस मैम। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है, और साथ साथ ये श्वसन संबंधी कष्ट भी उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। जब लकड़ी को काट के आप ईंधन के रूप में यूज करते जाएंगे तो वृक्ष से जो वृक्ष की छाल है, गोंद है, रबर है, ये सब तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का एक कारण बनता जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। जैसा कि हम लोगों ने 7 में पढ़ा था कि वन हमारी एक जीवन रेखा, लेकिन वो कब जीवन रेखा रहेगी, जब आप उसको रहने देंगे। यहाँ देखिए, पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिम नदी पिघलने लगता है। हिम नद का मतलब जो अंटार्कटिका पे बर्फ की जमावट है वो पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ को गर्म करोगे तो पिघलना शुरू कर देगा। तो आप ग्लोबल वार्मिंग, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वर्ल्ड के साथ साथ आपके पृथ्वी का तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और पृथ्वी पे जहां बर्फ है वो बेचारे पिघलना शुरू होंगे। जब वो पानी के रूप में आएंगे तो नदियों में बाढ़ आएगा, है ना, फिर क्या होगा आप सब समझते ही हो। अन्य बातों के साथ साथ हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ जाता है, और जो तट वाले क्षेत्र वाले इलाके हैं जो समुद्र से बहुत पास में है, वहां पे बाढ़ की समस्या आने लगती है। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र हैं अस्थायी रूप से जलमग्न ही हो जाए। ऐसा बहुत सारा देश है, अभी न्यूज अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, जिसका जो समुद्र का लेयर इतना बढ़ गया है कि वो डूब गया है, उसको अब दूसरी जगह अपनी राजधानी बनानी पड़ी है, दूसरी जगह कुछ अपना डेवलपमेंट कार्य शुरू करना पड़ा है। आप पढ़िएगा ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई, कि वो पानी में डूब गया है उसका जगह, क्योंकि दिनों दिन समुद्र का जो लेयर है, समुद्र का जो पानी का लेयर है, पिघलने से तो बढ़ेगा ही ना बेटा, है ना। यहाँ तक आप लोग का खत्म हो गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। समझ में आया कि कैसे समुद्र पिघलेगा, कैसे पानी का लेयर बढ़ेगा, कैसे अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, कैसे पानी आ रहा है, और आपका जो पानी का समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल, वो धीरे धीरे राइज ही करेगा ना, वो तो ज्यादा ऊंचा आएगा, उसकी गहराई होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए बहुत। तापमान बढ़ने के कारण हिमनद जो है ना, ये अटलांटिका का जो बर्फ पिघल रहा है मैम, हाँ। इसका मेन कारण इसी वजह से हो रहा है मैम, जलवायु में परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण में। जलवायु में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो बर्फ को पिघलाएगा, पानी के लेवल को बढ़ाएगा। मान लो 1 गिलास पानी है, अब उसमें और पानी भरते जाओगे तो वो बाढ़ ही लाने का काम करेगा ना। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है जो भी समुद्र के आसपास के क्षेत्र है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सभी ज्यादा प्रभावित होंगे कंपेयर मैदानी इलाकों की अपेक्षा।
हाँ, बोलिए। मैम, तो वो सारे जो क्षेत्र है महाराष्ट्र और गुजरात का, तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या आती होगी क्या? वो तो आप समुद्र से घिरा हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, आप अक्सर सुने होंगे न्यूज़ में कि ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे तुरंत समुद्र का लेवल जो तुरंत इंक्रीज़ करता है, तुरंत पानी शहरों में पास हो जाता है, घुस जाता है ना? समुद्र का लेवल तो तुरंत वो यस। तो समुद्र से जस्ट पास में है। सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीज़ होगा तो तुरंत आपका जो आने वाले समय में अगर ज़्यादा सी लेवल बढ़ता गया, तो आपके जो कुछ छोटे-मोटे आइलैंड आपने बना रखे हैं, जो लक्षद्वीप के पास है, जो वेस्ट बंगाल के पास है, बंगाल की खाड़ी के पास भी हमारे कुछ आइलैंड हैं, तो वो क्या होंगे? धीरे-धीरे डूबने लगेंगे पानी में, सबमर्ज हो जाएँगे। तो यही होगा। अभी हाल में किसी राष्ट्रपति ने अपनी जो एक तरीके से क्या बोलेंगे, कुछ सेटअप किया है दूसरी जगह ले जाके। इंडोनेशिया आई थिंक नाम था। आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उनको दूसरी जगह सेट करना पड़ा है अपना राजधानी जस्ट बिकॉज़ ऑफ पानी का लेवल बढ़ने के कारण। और कमेंट में बताइएगा कि आखिर कौन-सा ऐसा कंट्री है। ठीक है?